देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से ही लगातार शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठता रहा है कि आखिर निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर शिक्षा विभाग विराम क्यों नहीं लगाता है। आखिर क्या वजह है जो निजी संस्थान अपनी मनमर्जी से चलते हैं, खासतौर पर छात्रों से फीस वसूली के मामले में। प्रदेश में हालात तो ये है कि कोरोना काल में निजी स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद ऑनलाइन 1-2 घंटे एजुकेशन देकर पूरी फीस वसूल रहे हैं। ये आरोप अभिभावकों के हैं। इतना ही नहीं, इस संबंध में पालकों ने फिर हाई कोर्ट का रुख कर निजी स्कूल कॉलेजों की मनमानी फीस पर विराम लगाने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन भी आक्रामक हो गया है और उसने चेतावनी दी है कि अगर पालक फीस नहीं भरेंगे तो छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी रोक दी जाएगी। मुद्दा बड़ा और छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे में आज इस पर बात होगी कि साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि महामारी के भीषण प्रकोप के बीच प्रदेश में तकरीबन हर क्षेत्र में जो भी प्रतिबंध था उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन स्कूल कॉलेजों के साथ सिनेमा घर फिलहाल बंद ही रहेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सख्ती पहले की तरह बरकरार रहेगी। बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश में हर रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब हर जगह छूट है, पाबंदियों को खत्म किया जा रहा है, तो फिर स्कूल कॉलेज और सिनेमा घर आखिर कब तक बंद रहेंगे? क्या इसे लेकर राज्यों की सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है या फिर सरकारें सिर्फ अपनी सुविधा के लिए नियमों में बदलाव कर रही हैं? इसका जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां फीस की फांस है। तो छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल और पालकों के बीच विवाद लगातार 20 साल से जारी है। वहीं अब जब कोरोना काल है तो 2 दशक पुराना ये विवाद अब जंग में बदल गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल फीस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। निजी स्कूलों को पूरी फीस चाहिए, लेकिन पालक अपने तर्क के साथ पूरी फीस देना नहीं चाहते हैं और इसके लिए वो फिर से कोर्ट चले गए हैं। हालांकि इसके पहले कोर्ट से निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश हुआ था, लेकिन स्कूलों ने अब फिर कुछ ऐसा किया है जिसके बाद पालक भड़क गए हैं और मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए पूरे मामले को समझाते हैं और फिर इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की नाकामी का दर्द पालकों को बीते 20 साल से भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में निजी स्कूल संचालन के लिए नियम कानून लागू नहीं है, इसलिए मनमाने तरीके से फीस का निर्धारण करके उसे वसूला जा रहा है। फीस विवाद जब हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने आदेश दिया कि निजी शिक्षण संस्थान ट्यूशन फीस ले सकता है, लेकिन पालकों ने फीस जमा करने से मना करते हुए कहा कि ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के सचिव के साथ रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी को पार्टी बनाते हुए पीड़ित पालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए फैसला दिया था कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन इसी आदेश की आड़ में निजी स्कूल पालकों को गुमराह करते हुए वसूली कर रहे हैं। 8 घंटे तक चलने वाली स्कूल की पढ़ाई को मोबाइल पर महज 1.5 घंटे में निपटाया जा रहा है। कंप्यूटर क्लासेस, लेबोरेटरी, स्पोर्ट जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ जब छात्र स्कूल से नहीं ले पा रहे हैं तो किस बुनियाद पर स्कूल 100% फीस वसूल सकते हैं? तो कोर्ट की जो मंशा थी कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए, ये बाकी सभी फीस मत लीजिए, इसका गलत फायदा उठाते हुए निजी स्कूल जो थे वो पूरा का पूरा फीस डिमांड कर रहे थे। इसी के खिलाफ हमने अपनी याचिका दायर की। जब पालक कोर्ट पहुंचे तो निजी स्कूल का रिएक्शन भी आना तय था। सारे नियम कानून को तिलांजलि देकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने फरमान जारी कर दिया। इस फरमान में पालकों को 8 सितंबर तक फीस भरने का अल्टीमेटम तो दे दिया गया, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा गया कि पालक निर्धारित समय में फीस नहीं भरते हैं तो उनके बच्चों की चल रही ऑनलाइन पढ़ाई रोक दी जाएगी। बगैर शुल्क के तो
पढ़ाई हो नहीं सकती, कोई चीज नहीं चल सकती। इवन सरकार एक दिन का, एक घंटे का या एक महीने की कोई चीज छोड़ने को तैयार नहीं, फिर हमसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम बगैर पैसे के पढ़ाई करा दें। इस विवाद को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि प्रदेश में कोई नियम कानून नहीं था, इसलिए नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब अशासकीय विद्यालय फीस विनिमयन विधेयक 2020 बहुमत से पारित हो गया है। अब हम लोगों ने जो अधिनियम के माध्यम से ये तय कर रहे हैं कि अशासकीय विद्यालयों में पालक ही फीस तय करें, क्योंकि उस कमेटी में उनकी भी उपस्थिति रहेगी। छत्तीसगढ़ में फीस की फांस है जो कि आसानी से निकलती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सरकार जिस तरह से सख्ती बरत रही है उसके बाद देखना होगा कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर विराम लगेगा। साथ ही देखना यह भी अहम होगा कि कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे निजी स्कूल और कॉलेजों के शिक्षकों की सैलरी की समस्या का भी कोई हल निकलेगा या फिर वे परेशान होते रहेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट। तो फीस की फांस इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं। टेकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ है निजी स्कूल संघ के सचिव राजीव गुप्ता जी हैं। धन्यवाद त्रिपाठी जी। जी, कैसे हैं आप? नमस्कार त्रिपाठी, ठीक है, आप कैसे हैं? बस ठीक है, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति उपाध्याय जी हैं हमारे साथ और भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार के असाइन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। टेकाम जी, छत्तीसगढ़ में जो अभी चल रहा है पालक संघ और स्कूल संघ के बीच में, निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं परेशानी का सबब है। एक तरफ हाई कोर्ट आदेश देता है, उसका सही ढंग से जो स्कूल संघ है वो पालन नहीं करता है, पालन या आप नहीं करवा पाते हैं, जो भी कारण है। इस मुद्दे पे क्या हल आपने निकाला है, क्या सोचा है? देखिए, अभी तो दोनों मामला जी कोर्ट में है जी। अब कोर्ट में अभी जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होना चाहिए। उसमें कोर्ट ने पहले कहा था कि केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं जी, और उसमें भी जो पिछले साल जो फीस था जी उसी के बराबर लेंगे जी। लेकिन उसके बाद भी जो पालक संघ कोर्ट में गया हुआ है, वो कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो नहीं मान्य होगा। कोर्ट तो अलग मुद्दा है, सरकारी तौर पे क्या है कि आम आदमी परेशान ना हो, बच्चों को सब हर कोई अपने बच्चों की शिक्षा अच्छा दिलवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में जैसा कहा कि आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, अगर किसी की 2000 कुल फीस रही थी उसने आप क्या कर दिया, 2000 ट्यूशन फीस ही कर दिया है, मतलब पूरी फीस ले रहे हैं। ये इस तरह की बहुत शिकायतें अकेले आपके यहाँ नहीं आ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी आ रही है, दूसरे राज्यों में भी आ रही है। लेकिन आप तो कितने पुराने मंत्री, 1993 में भी आप मंत्री रहे हैं और बहुत पुराना अनुभव है आपको। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे कि आम लोगों को इसमें सहायता मिल सके आपके कंट्रोलिंग पावर के कारण? देखिए, आपके ये संगठन हो चाहे पालक हो, ये हमेशा से मांग करते रहे हैं जी कि स्कूल अशासकीय विद्यालयों में फीस अधिक ली जा रही है जी, और इस संबंध में कोई नियम कानून चूंकि था नहीं और इसकी भी लगातार मांग होती रही थी कि कैसे कोई नियम नहीं है जी। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार के विधानसभा में ये नियम बनाने के लिए जी एक अधिनियम पारित हुआ है जी। उसके बाद जो समिति बनेगी जी, तो समिति में सब पालक लोग रहेंगे, स्कूल के प्रबंधन भी रहेंगे, वहाँ के प्राचार्य भी रहेंगे। ये सब वहाँ की सुविधा देखते हुए क्या वहाँ पर व्यवस्था है उसके अनुसार से उसका फीस को तय करेंगे जी। तो वो आपके जो कमेटी रहेगी, साला स्तर पर जो कमेटी रहेगी, उसको पूरा अधिकार रहेगा कि आपकी क्या व्यवस्था आपके यहाँ है, कितना फीस का स्ट्रक्चर है, क्या क्या सुविधा हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब का जो नियंत्रण होगा वो कमेटी करेगी। वो कमेटी में हम लोग ने ये किया है जी कि कलेक्टर के द्वारा एक नामांकित नोडल अधिकारी होगा जी, प्रबंधन का जो भी होगा वहाँ पर उसको वो अध्यक्षता करेगा वहाँ कर, और प्राथमिक स्कूल से, मिडिल स्कूल से, हाई स्कूल से, हायर सेकेंडरी स्कूल से एक कलेक्टर द्वारा एक एक पालक अभी जो अभिभावक होंगे वो नामांकित होंगे
और उसी प्रकार से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में जो विद्यालय का प्राचार्य होगा वो उसके द्वारा जो पालक होंगे वो नामांकित होंगे जी। तो इस प्रकार से चूंकि शिकायतें दोनों तरफ से होती थी जी। पालक तो भी शिकायत करते थे और प्रबंधक के कि भारत भाई क्योंकि फीस नहीं आ रहा है हम सैलरी कैसे देंगे जी। तो दोनों के प्रयास से उस विद्यालय का कितना फीस स्ट्रक्चर होगा ये सब उसमें तय करेंगे उसमें कि कितना उसमें क्या होगा इसमें। जी। दो सवाल है, फिर हम पालक संघ से भी आपकी बात करवाते हैं, हम स्कूल संघ से जो प्रबंधक हैं उनसे भी बात करवाते हैं, वो अपना एक एक सवाल आपसे करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पहले दो सवाल है। पहला सवाल तो ये ठीक है, अभी पालक संघ की तरफ से मैंने आपसे सवाल किया। दूसरा सवाल ये है कि मैं जो प्रबंधन है उनकी तरफ से सवाल है, उनका भी कहना सही है कि सरकार निर्देश दे देती है कि आपको ट्यूशन फीस या कोर्ट से निर्देश मिल जाता है, लेकिन उनकी अपनी समस्या ये है कि सरकार के जो भी टैक्सेस हो, जो जिस तरह से भी प्राइवेट स्कूलों से सरकार को जो मिलता हो, रेवेन्यू मिलता हो, उसमें सरकार कोई रियायत नहीं कर रही है, लेकिन उनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो रियायत करें स्कूल के बच्चों के लिए। नहीं त्रिपाठी जी, हम लोगों ने कटिए जी 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 बोलिए, आप आवाज आ रही। हाँ त्रिपाठी जी जी। हाँ त्रिपाठी जी, जब हम लोगों ने ये फीस का जो नियम जब बना रहे थे जी, तो हमने पूरे प्रदेश के शिक्षाविद, प्राचार्य, अभिभावक सबसे सलाह मांगा था उसमें जी। सबके जो उसमें कि क्या आपके हो सकते हैं, सबके सुझाव मांगे गए थे और लगभग करीब 1200-1250 सुझाव भी आए थे जी। उन सुझावों को इसमें समावेश किया गया है जी। सबकी बातें इसमें मानी गई है और जो प्रबंधन स्कूल प्रबंधक है उनकी बातें भी मानी गई है, जो पालक लोग हैं उनकी बातें भी मानी गई है, तो जी। सबका समावित प्रयास हम लोगों ने किया है और इस तरह से अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से समझते कि वो ठीक रहेगा। जी जी। एक आखिरी सवाल हमारा सीधे है आपसे इस बात को लेकर के, आखिर ये क्या वजह है, मैं आपके अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उस तरफ सोचने की भी है। ये अगर कहीं ये सरकारी स्कूलें होते तो आपके कंट्रोल में होता और आप जैसा चाहते उस तरह से उनको राहत दे सकते थे बच्चों को, लेकिन लगातार सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं और प्राइवेट स्कूलें लगातार बढ़ रही हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है। तो इस दिशा में कोई सरकार, भूपेश सरकार कोई कदम उठाएगी कि स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी सुविधा दे दी जाए जो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, चाहे वो कोर्स की बात हो या सुविधाओं की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जो सरकारी अधिकारी हैं वो आपके कंट्रोल में हर तरह से वो काम करें, मन से काम करें, तो संभवतः ये चीज नहीं होगी। तो क्या उस लाइन पे आप कोई काम करने जा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को इतना सबल आप बना दें कि प्राइवेट स्कूलों का जो बाढ़ आ रही है प्राइवेट स्कूलों की वो ना आए? नहीं, फिलहाल तो त्रिपाठी जी की अभी कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं हुए हैं जी, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल हैं उसी ढंग से हम अपने जो सरकारी स्कूल हैं उसका संचालन करें, बेहतर से बेहतर ढंग से उसका व्यवस्था की जाए, जहां पर उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां व्यवस्था करें और स्टाफ की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करें और हम बेहतर से बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे स्कूल में आ सकें। नहीं, आपने ऐसा आपकी सरकार, रमन सरकार में लगभग 1000 हमने शायद प्रोग्राम भी किया था इस मुद्दे के, 1000 स्कूल बंद करने की बात आई थी, क्योंकि वहां एक तो बच्चे नहीं है और शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी के कारण ये ज्यादा मामला बढ़ रहा है। नहीं, रमन सरकार में स्कूलें बंद हुई थी तो 2900 स्कूलें बंद हुई थी, हम लोगों ने उसको फिर से चालू किया। आपका ख्याल होगा कि दंतेवाड़ा जैसे इंटीरियर क्षेत्र में, जगरमुंडा में जहां पर 14-15 स्कूल बंद हुए थे, हम लोगों ने वहां 20 स्कूल चालू किया वहां पे। तो जहां जहां आवश्यकता होती है वहां पर बिल्कुल हम लोग स्कूल खोलने का भी प्रयास कर रहे हैं और लगातार ये तो सतत प्रक्रिया है, जहां आवश्यकता है वहां स्कूल खोलेंगे वहां पर। जी जी। हम प्रीति उपाध्याय जी के पास चलते हैं। प्रेम साहब जी, आप उनका सवाल सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा। प्रीति जी, क्या परेशानी है? आपने याचिका लगाई है कोर्ट में,
क्या परेशानी है मंत्री जी सीधे सुन रहे हैं और सीधे आपका जवाब देंगे। तो मंत्री जी से सबसे पहले बताना चाहेंगे, कोर्ट का आदेश था ट्यूशन फीस को लेकर के कि ट्यूशन फीस लें स्कूल। हमने हमारा 2 कंटेंशन है जो हमने याचिका भी लगाई है, और ये जब हम ये बात बोल रहे हैं तो मंत्री जी ये समझिए कि हम अकेले अभिभावक नहीं है, अकेले बच्चे के लिए नहीं बोल रहे हैं, और एक अकेले स्कूल का मुद्दा नहीं है। ये पूरे प्रदेश का, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। आज पूरे देश भर में पालक पीड़ित हो रहे हैं, और उन सबका एक ही चीज कहना है कि आप ट्यूशन फीस सबसे पहले डिफाइन करवाइए कि ट्यूशन फीस क्या होता है। क्योंकि आप अगर स्पोर्ट्स फी, लेबोरेटरी फी, लाइब्रेरी फी, तमाम तरह के हेड को एक ही में मर्ज करके ट्यूशन फीस बोलेंगे, और कोर्ट के ऑर्डर का यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं जो, उसको लेकर के सरकार कुछ नहीं आंख बंद करके बैठी रहेगी, तो ये जनता सिर्फ पीड़ित हो रही है इस मुद्दे पर। तो ट्यूशन फीस को डिफाइन किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये बात अभी कोरोना काल की हो रही है जिसमें एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो प्रीति जी आप एकदम लगातार ऐसे सवाल कर रही है। प्रीति जी एक मिनट, आप लगातार ऐसे सवाल, एक छोटा सा सवाल करिए आप जिसका वो सुन के उत्तर दे सके। आप अपनी पूरी बात कोर्ट के लहजे में आप रखती जा रही है। 2 सवाल कर लीजिए, 3 सवाल कर लीजिए, लेकिन छोटा सवाल, एक लाइन का। बस एक ही सवाल है कि आज आप पीड़ित जो पीड़ित पालक है उनके लिए आप मंत्री जी और सरकार क्या करेगी इस मुद्दे पर? मंत्री जी वही बता दे, कोरोना काल में जो पीड़ित है, और इमीडिएट जो एक मुद्दा उठा हुआ है कि पूरी फीस क्यों पालक दे जब पढ़ाई पूरे 8 घंटे की नहीं हो रही है, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो जी मंत्री जी। नहीं, देखिए प्रीति जी, क्या है कि अभी तक तो कोई नियम इससे था नहीं। हम लोगों ने नियम बनाया है और उसमें सबसे ज्यादा उसमें रखे हैं पालक लोग को रखे हैं, तो पालक ही उसमें रहेंगे। सबसे उनकी अधिक संख्या पालक की है, कम से कम 8 पालक रहेंगे, तो पालक ही वहां पे तय करेंगे कि कितना फीस बढ़ाना है। उसके अलावा जो समिति के मेंबर नहीं है वो भी पालक अपना सुझाव देंगे, और जब फीस का इंस्ट्रक्शन जब तय होगा वहां पर, तो उनके भी सुझाव को सुना जाएगा, उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा। फिर कितना फीस होगा, कौन से ट्यूशन फीस होगा, कौन से स्पोर्ट्स फीस होगा, कौन से लाइब्रेरी फीस होगा, कौन से पिकनिक फीस होगा, ये सारे चीज का निर्धारण तो वहां विद्यालय स्तर पर होगा। उसमें सब पालक रहेंगे, और पालक भी जो बाहर हैं उस समिति में नहीं है, वो पालक के भी सुझाव उसमें आमंत्रित किए जाएंगे, उसमें मान्य होगा। अब ये सब उसमें 1 महीने के अंदर तब तय करेंगे उसमें, बस उसमें सोचता ही है। चलिए, हमारे साथ राजीव जी आप लोगों को क्या परेशानी है जिस तरह से प्रीति जी बोल रहे हैं याचिका लगाने तक की स्थिति आई? हालांकि शिक्षक माने आपके यहाँ जो पढ़ाते हैं और बच्चा, ये अपने आप बहुत जो कहते हैं ना धागा, जो एकदम सूत का धागा होता है उस तरह कच्चा रिश्ता होता है। अगर आप चाहें तो मजबूत होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चाहें तो टूट जाएगा। मतलब अगर शिक्षक के प्रति अगर छात्र का सम्मान नहीं होगा, छात्र सम्मान नहीं करेगा शिक्षक का, तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा ग्रहण करना भी कोई एक तरह से गुनाह हो जाता है अगर उसका सम्मान शिक्षक का नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्या परेशानी है आपको? देखिए, हमारे को जो परेशानी थी वो सरकार से जो परेशानी थी उसका निराकरण हमने कोर्ट से करवा लिया है। क्या परेशानी थी, क्या सरकार निराकरण से हुआ? कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं। क्या परेशानी थी, क्या निराकरण हुआ? 1 अप्रैल को जो इन्होंने ऑर्डर 1 अप्रैल को सरकार ने ऑर्डर दिया था कि कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं लेगा जी। तो उसके खिलाफ हमने हाई कोर्ट में अपील की थी और हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया। हमारे को अब सरकार से किसी भी तरह का कोई अब ज्यादा हमारा मामला कुछ है नहीं सरकार के साथ है। हम जो अभी 8 तारीख के मांग कर रहे हैं, 8 तारीख से पहले अपने पालकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फीस पटाइए। सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जो नया एक्ट ला रही है हम उसका स्वागत करते हैं, उसको जल्दी लाइए ताकि ये जो कंफ्यूजन है पूरे प्रदेश में वो दूर हो सके। जी नहीं, हम आपने इसके पहले मैंने बाइट देखी है, आपने कहा है कि जब सरकार अपना कुछ भी 1 पैसा नहीं छोड़ने को तैयार है तो हम क्यों छोड़ें? सरकार यहां आपको क्या सुविधा दे दे कि आप उनसे फीस न लें, उतना ट्यूशन फीस केवल लें? वैसे देखिए, सरकार आर्थिक स्थिति सरकार की क्या है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सरकार हमको मालूम है कुछ भी नहीं देगी, हमको सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है, हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते। बस सरकार से हमारी एक ही मांग है कि अगर वो कुछ कर सकती है तो
पेरेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फायदा दे, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनको मोबाइल की व्यवस्था करे। प्राइवेट स्कूल अपने लिए कुछ मांग नहीं कर रहे, सरकार अगर कुछ कर सकती है तो उन पेरेंट्स को जिनके पास पैसे नहीं है उनको डायरेक्ट बेनिफिट से फायदा दे, मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराए, इंटरनेट की सुविधा कराए। प्राइवेट स्कूल सरकार से कुछ मांग नहीं करते, हम सरकार से कोई हमारी पर्सनल मांग बिल्कुल नहीं। जी मंत्री जी, आपसे कोई मांग नहीं की है उनने? नहीं आपके जो नहीं गुप्ता जी ने एक बात कही है कि ये आपको जो अधिनियम जो लाया गया है, ये अधिनियम कब से लागू होगा? तो अभी तो विधानसभा में अभी परसों पास हुआ है, वहां से अभी विभाग के पास अभी आया नहीं है, विभाग के पास आएगा, फिर माननीय राज्यपाल जी के पास जाएगा जी, तब तो लागू होगा। और लागू होने के बाद फिर अब उसमें जो भी होगा उसमें जो नियम का हो सकता है उसमें करेंगे। प्रीति जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मंत्री जी जल्दी में हैं, थोड़ा उनसे मैंने बहुत अनुरोध करके इतना समय। जी मंत्री जी और सब यहाँ पे गुप्ता जी भी जो बोल रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट बात समझना होगा कि स्कूल्स जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी तरह के टैक्सेस पे करते ही नहीं है उनको, क्योंकि वो सोसाइटी है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट सपोज टू मेक प्रॉफिट। उनका जो प्रॉफिट होता तो है वो सब रिजर्व फंड वगैरह वगैरह बन के जाता है, जिसको उन्हें अभी यूटिलाइज करना था, मगर स्कूल्स वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और ये एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स को ऑलरेडी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ इन्हें लैंड स्कूल बनाने के लिए। बहुत से स्कूल्स हैं जिनको लीज पर लैंड दिया जाता है, बहुत ही रियायती दरों पे दिया जाता है। तो सरकारें आज तक बहुत फायदे स्कूल्स को देती आई है, लेकिन अब समय पहली बार आया प्रीति जी एक मिनट, प्रीति जी एक मिनट, सरकार को दे, प्रीति जी को दे, जब स्कूल को अरे प्रीति जी एक मिनट, प्रीति जी एक मिनट, आपकी और हम राजीव जी की बहस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे सवाल करिए, उत्तर देंगे। मंत्री जी को जल्दी जाना है। मंत्री जी एक तरह से प्रीति जी का इशारा उस तरफ है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आपको पता होगा कि लैंड उन्होंने जो दी है उसपे उन्होंने उनपे कसावट ला दी है, लैंड हम आपका रिजेक्ट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, इस तरह के कुछ आदेश करके। उस लाइन पे क्या जाएंगे आप, क्या प्रेम साय जी, और फिर उसके बाद आप विदा ले सकते हैं? नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो नियम हमने बनाए तो उस समय भी सब कुछ सुझाव लिए थे जी। तो जैसा सुझाव उसमें आएगा स्कूल और आपके अभिभावकों के उसमें, तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई उसमें करेंगे। मैं प्रीति जी का सुझाव सुना है, उसको देख लूंगा मैं उसको, और क्या उसमें विभाग उसमें क्या कर सकता है उसमें उसको देख लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, आप दिख जाते हैं बीच बीच तो अच्छा लगता है, पुरानी यादें आ जाती है, ताजा हो जाती है आज से 25 साल पहले की। बिल्कुल त्रिपाठी जी जी ओके, धन्यवाद त्रिपाठी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रीति जी, अब राजीव जी सुन रहे हैं, अब राजीव जी से आपका क्या सवाल है? राजीव जी एक तरह से जो प्रीति जी ने इसके पहले सवाल किया है, उन्होंने यही कहा कि आप लोगों को सरकार से पहले ही बहुत सारे बेनिफिट्स मिल चुके होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आपको जो जमीन का आवंटन होता है बहुत कम रियायत दरों पे होता है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं सरकार से आप ले चुके हैं, और नॉन प्रॉफिटेबल वाली बात कर रहे हैं। कोई आपको स्कूल चला करके आप पैसा नहीं अर्न करेंगे, ऐसी बात हो रही। इसमें स्कूल को आप इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला सरकारी स्कूल, दूसरा अनुदान प्राप्त स्कूल जी, और तीसरा जो निजी स्कूल है वो जी। अनुदान प्राप्त स्कूलों में जो कंट्रोल रहता है आधा सरकार का रहता है जी, आधा संस्थाओं का रहता है। वो अनुदान प्राप्त स्कूल छत्तीसगढ़ में बहुत कम है जिनको कोई जमीन मिली होगी या कोई सुविधा मिली होगी। जो 9000 स्कूल जिनके हम प्रतिनिधित्व करते हैं वो खुद अपनी जमीन खरीद के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और उसको डेवलप करते हैं। सरकार ने अगर किसी स्कूल को जमीन रियायत दरों पे दी है तो सरकार उसको कंट्रोल करे, हमारा उस पे सरकार को हम उसका साथ देंगे। लेकिन जो स्कूल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, अपनी जमीन खरीदते हैं, उस पे सरकार बहुत कुछ कर पाएगी ऐसा मेरे को लगता नहीं। लेकिन ठीक है, सरकार के नियम रहते हैं, लेकिन रियायती जमीनों का कोई भी प्रावधान राज्य सरकार में नहीं है। जी प्रीति जी, आप क्या कहेंगे? इनमें कोई जमीन 9000 स्कूलें ऐसी हैं जिन्होंने अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, खुद उन्होंने लैंड की व्यवस्था की है, और
वो अपना निर्धारित मापदंड जो सरकार के हैं उसके अनुसार चल रहे हैं। सहमत नहीं है गुप्ता जी के, क्योंकि स्कूल नहीं, यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे आप नया रायपुर बना, एक कोई भी जब प्लानिंग होता है, टाउन प्लानिंग कमीशन जो पूरा प्लान बनता है उसमें स्कूल के लिए एरिया डिमार्केट हो जाता है और स्कूल्स के लिए वो जमीनें, ये प्रावधान बिल्कुल मौजूद है कि कम दरों पे, और यहाँ बड़े बड़े स्कूल्स चल रहे हैं। यहाँ पर नाम नहीं लेना उचित होगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स यहाँ पे चल रही हैं जो वो इनके गुप्ता जी के एसोसिएशन के पार्ट है कि नहीं ये गुप्ता जी बताएंगे, पर बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो बहुत कम लीज के दर पर वो स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपने कभी टैक्सेस नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि इतने साल आप लॉस पे चल रहे थे, इतने साल से आप जो फीस लेते आ रहे हैं पूरा का पूरा आप खर्च भी नहीं कर रहे हैं। आपके जो रिजर्व रेवेन्यू जो सरप्लस होता है उसको आप एक सरप्लस फंड हुआ, रिजर्व फंड हुआ, तमाम तरह के हेड्स में आप उसको रखते हैं। लेकिन इस समय कोरोना काल में जब पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, एक तरफ पेरेंट्स सफर करें, दूसरी तरफ वैल्यू फॉर मनी एक चीज होती है। आप जितना ले रहे हैं हमसे पैसा इस वक्त, क्या आप उतना वैल्यू हमको दे पा रहे हैं? अगर आप एक बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं और स्कूल्स कर रही हैं, और अभी जो धमकी वाली बात आ गई है बिल्कुल कि 8 सितंबर तक अगर फीस पे नहीं किया जाएगा तो ये ऑनलाइन क्लासेस से निकाल देंगे। 8 तारीख छोड़िए त्रिपाठी जी, यहाँ पे ऑलरेडी तमाम स्कूल्स ग्रुप से बच्चों को निकाल दिए हैं, पूरे के पूरे ग्रुप से मेरे पास मौजूद है। प्रीति जी एक चीज हमारा उत्तर दे दीजिए, ग्रुप से उनको रिमूव कर दिया गया है। प्रीति जी हमारी एक सवाल का उत्तर दे दीजिए, हमारे एक सवाल का उत्तर दीजिए और राजीव जी उत्तर देंगे ही। जो टीचर हैं, स्टाफ है, अगर वो फीस नहीं लेंगे तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे? बिजली, पानी, बाकी और जो व्यवस्था है वो कहाँ से करेंगे? इनके सैलरी मेरा जी, क्योंकि इनका सैलरी देने का हिस्सा जो है, देखिए पूरा 100% सैलरी में नहीं जा रहा है। जनरल मेंटेनेंस कोर्ट का भी ऑर्डर है, आप सैलरी नहीं रोकिएगा और जनरल मेंटेनेंस के लिए आपको जो करना है वो देना है। लेकिन अब एक छोटी सी बात सुनने में थोड़ा हंसी आएगा आपको, लेकिन स्कूल का तो अभी फिनाइल का भी खर्चा बच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बच रहा है, तो स्कूल के भी तमाम तरह के सेविंग्स हो रहे हैं। स्कूल पूरा का पूरा जो सैलरी में फीस में पैसा आता था वो केवल सैलरी में नहीं दे रहा था, स्कूल के तमाम तरह के और खर्चे थे जो बच रहे हैं अभी। और एक चीज बता दें आपको, तमाम यहाँ पे स्कूल्स हैं, गुप्ता जी इस बात को ज्यादा अच्छे से सच्चाई बयान करेंगे कि स्कूल ने 60% तक अपने टीचर की सैलरी की कटौती कर दी है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे था उन्हें तो तुरंत निकाल दिया है, किसी स्कूल ने 40% तक डिडक्शन किया, तो ऑलरेडी सैलरी में कटौती कर दिया है इन्होंने। क्या तो उनका उत्तर तो देने दीजिए, क्या टीचर्स की कटौती कर दी गई है, क्या उनको वो वापस पैसा देंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल वो ये बता दे हमको कि कुछ पेरेंट्स ने तो एडवांस में फर्स्ट टर्म का पैसा एडमिशन के समय या इस समय का दे दिया था, क्या ये ट्रांसपोर्ट से लेकर मेस तक के हेड में क्या ये पैसा अभी तक लौटाए हैं उन पेरेंट्स को जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं? आपके 2 सवाल है, उत्तर तो लेने दीजिए, नहीं हमारा समय समाप्त हो जाएगा। जी राजीव जी। जी देखिए, मैं आपको जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वो समझा दूं। स्कूल जो होता है वो कोई भी सोसाइटी चलाती है। हाँ। सोसाइटी को सिर्फ एक ही चीज की छूट है, वो है इनकम टैक्स की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भी पटाते हैं, जो सारे टैक्स होते हैं वो पटाते हैं। बस की फीस में बस का जो आरटीओ का पैसा रहता है वो कम जरूर है, लेकिन वो भी पटाते हैं। सरकार निजी स्कूलों को ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रियायत नहीं देती, पहला। दूसरा, जो हमने 8 तारीख के लिए दिया है वो हमारी मजबूरी है और हमने बड़े दुखी मन से उस आदेश को निकाला है, बहुत चर्चा करके सारे लोगों से। दिक्कत क्या हो रही है, अभी सिर्फ 20% से 25% पैसा फीस आई है और आगे स्थिति क्या होगी हमको बिल्कुल पता नहीं। या तो जो 50% के आसपास पेरेंट वो आए, स्कूल को बताएं कि हम 15 दिन में पैसा देंगे, महीने में पैसा देंगे, 6 महीने में पैसा देंगे, तब तो हम आप उसके हिसाब से प्लानिंग करें। सिर्फ ये कोरोना के समय नहीं, इससे पहले भी कोई फीस टाइम से आती थी स्कूलों की, ऐसा नहीं है, हम कभी किसी को निकालते नहीं थे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि उन 50% पेरेंट्स के कारण जो 25% पेरेंट या 30% पेरेंट जिनकी क्लास चल रही है, ऐसा ना हो कि
देखिए उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ 25% पेरेंट पैसा दे रहे हैं और हम लोग 100% बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा मत हो कि हम पूरा जो सेटअप चल रहा है। एक जानकारी आप लोग के साथ और साझा कर दूं, प्रदेश में 60% जो स्कूल हैं वो किराए की बिल्डिंगों में चलते हैं, जो किराया तो कोई छोड़ नहीं रहा। सरकार के सारे अधिकारी और मुखिया अगर वो ऐलान कर देते हैं कि आपको किराया नहीं देना है, तो किराया कोई छोड़ रहा है? आप बताइए, आप एक मकान मालिक से पूछ दीजिए, वो किराया छोड़ रहा है क्या? राजीव जी, आपने तो प्रीति जी का दो उत्तर दे दीजिए। अगर वो राजीव जी, प्रीति जी ने जो महत्वपूर्ण दो सवाल किए, एक तो ये कि आपने जो शिक्षक हैं उनकी ऑलरेडी उनके वेतन में कटौती कर दी है, 60% तक की उन्होंने बात कही है। दूसरा, वो पेरेंट्स जिन्होंने मार्च में, देखिए आप भी जानते हैं मार्च के 24 मार्च के आसपास से ये सब हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति, लेकिन मार्च में लगभग आप लोग सत्र चालू कर देते हैं, फरवरी में एग्जाम हो जाता है, मार्च में आप फीस ले लेते हैं। तो उनका कहना है जो मेस की फीस है, बस की फीस है, ट्यूशन फीस है, अन्य दूसरे तरह के मद में जो फीस है वो जो आप ले चुके हैं, क्या वो लौटाएंगे? दो सवाल है। पहला जो आपका सवाल था कि हमने शिक्षकों की सैलरी आधी कर दी है। हाँ, हमने, चूंकि पैसा नहीं है, हमने शिक्षकों को, बहुत सारे स्कूलों ने आधी सैलरी दे रहे हैं, कुछ तो 40% भी दे रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी है, जमीनी स्थिति ऐसी है, बगैर पैसे के स्कूल चल पाने की स्थिति में नहीं है। पहला, क्योंकि सरकार भी जो 25% बच्चे देती है, जो आरटी से हमको पैसा आता है, वो भी पिछले 2 साल से नहीं, करीब 200 करोड़ रुपए से ऊपर सरकार की तरफ बकाया। अब सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर वो पैसे का हमारा भुगतान करें, पहला। दूसरा, जो पहली इंस्टॉलमेंट बस की या मेस की ले ली गई थी, वो सारी लोगों ने एडजस्ट कर दी है। अगर किसी स्कूल ने एडजस्ट नहीं करी है, तो मैं आपके चैनल में बैठ के इतना वादा कर रहा हूं कि मेरे पास कोई भी एक प्रकरण आएगा, पहले हमने प्रकरण सुलझाए हैं, कोई भी एक प्रकरण आएगा उसको मैं पर्सनली देख के सुलझाऊंगा, उसको एडजस्ट करूंगा। मैं एक स्कूल का नाम लेना चाहता हूं जिसमें 3000 बच्चे हैं, उसके पालक संघ की शिकायत आई थी, पालक मेरे पास आए थे, मैंने उनकी सारी फीस जो 5-5 हजार रुपए थी, सारी फीस एडजस्ट करके एडजस्टमेंट का लेटर भी मैंने सारे पालकों को दिलवाया था। ये बात, मैं उस पालक संघ का लेटर मेरे पास है, वो स्कूल वाले को मैंने बुलवाया था। एक भी शिकायत आती है कि फीस एडजस्ट नहीं हुई है, वो मेरे पास आए, संघ के पास आए, हम उसको पूरा एडजस्ट करवा के देंगे। चलिए प्रीति जी, आखिरी सवाल एक बहुत छोटा कर लीजिए, फिर हमारी वरिष्ठ पत्रकार हैं साइनी जी, उनकी टिप्पणी लेंगे। आखिरी सवाल आपका, कोई सिर्फ एक सवाल आप राजीव जी से कर सकती है। देखिए, सवाल तो खैर तमाम तरह के हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात समझने की ये है कि आज एक पालक नहीं, हर पालक पीड़ित है, हर पालक आज इस चीज के विरुद्ध खड़ा हो गया है। और ये क्योंकि हमेशा से एक तरह का एक बहुत कोल्ड वॉर की तरह चलता रहा है हमेशा स्कूल और पालकों के बीच में, प्राइवेट स्कूल्स में, जो ये खत्म होना चाहिए और इस दूरी को मिटाने का यही उचित समय है। पहली बार ऐसा समय आया है जब स्कूल अपनी तरफ से ये दिखाए कि हाँ, वो एक्चुअल में सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, इसलिए काम कर रहा है, नॉट एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब समय है कि स्कूल ये एक्शन ले और कुछ करके दिखाए। पर फिलहाल स्कूल का जो मोड ऑफ ऑपरेशन अभी दिख रहा है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है स्कूल, उससे बस यही लग रहा है कि ये बिजनेस करने के लिए बैठे हैं और गलत फायदा, कोर्ट के ऑर्डर तक का गलत फायदा उठा रहे हैं। चलिए, ये तो खैर आपका आरोप है। राजीव जी, चलते चलते एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो सब जगह है, खासकर प्राइवेट स्कूलों में, जो हर साल अलग अलग, हर साल नहीं कि तो 2 साल बाद कर देते हैं। ये प्रीति जी ने इस तरफ इशारा नहीं किया है कि अगर बच्चा तीसरी से चौथी में गया है या 5वीं में गया है, तो एक पर्टिकुलर एक पब्लिकेशन वाले की ही पुस्तक चलेंगी। अगर वो पहले हम लोग भी पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा कि अगर बड़े भाई की पुस्तक है तो हम आगे तक पढ़ते जाएंगे। आप लोग देखिए, इसमें बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं नाम सहित बता सकता हूं किसकी किसकी पब्लिकेशन चलती है, कि इस पब्लिकेशन की ही पुस्तक हमारे स्कूल में चलेगी और इस अमुक दुकान पे ही हमारे स्कूल की ड्रेस मिलेगी। इसको आप कम से कम पाबंदी लगवा सकते हैं राजीव जी, इस मुद्दे पे। मैं आपको जानकारी दे दूं, आज ही हमारी स्कूल शिक्षा सचिव के साथ बैठक थी, उन्होंने सारे स्कूलों से अंडरटेकिंग लिए है और आज कल हम लोग सारे स्कूल लिख के दे रहे हैं कि हम लोग
अगर सरकार हमको पुस्तक उपलब्ध कराती है तो हम प्राइवेट पब्लिशर की बुक नहीं चलाएंगे। दिक्कत देखिए क्या है, आज NCERT नहीं सितंबर कराती? चालू हो गया, सरकार को किताबें देनी थी। एनसीआर देखिए, स्टेट बोर्ड के स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें चलती हैं और सीबीएसई में एनसीईआरटी की चलती हैं। 9वीं के बाद प्रायः पूरे देश में एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं। स्टेट बोर्ड में सरकार पुस्तकें उपलब्ध कराती है, लेकिन आज सितंबर तक नहीं हुई, तो आज शायद ऑर्डर वो निकल जाएगा। कल सारे स्कूलों को हमको एफिडेविट देना है। अगर पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं तो हम इसकी उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, जो प्रीति जी सवाल पूछ रही थी कि जो स्कूल ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, देखिए क्या होता है त्रिपाठी जी, समाज संक्षेप में किस ओर बढ़ रहा है, समाज की क्या स्थिति है, आप भी देख रहे हैं। चलिए, तो 2-3% स्कूलों का उदाहरण देके सारे स्कूलों को ना तोला जाए। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं प्रदेश में, उनका भी उदाहरण देखा जाए। और जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जी जी, चलिए सैनी जी, आपकी विशेष टिप्पणी। आपने भी अपनी बच्ची को पढ़ाया है, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया है, अब अमेरिका में पढ़ रही है आपकी बेटी, अलग मुद्दा है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पे आपकी ने जो बात कही मैं उनसे सहमत हूँ कि ये एक बात ये है कि जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स भी हों, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे चलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। ये हमने अपने सबने देखा है। स्कूल जो है, जो बाकी बिजनेस भी स्कूल के प्रॉफिट से ही चलाते हैं जी। उनके बिजनेस नहीं चलते, तो स्कूल में इतना प्रॉफिट होता है बच्चों के हर चीज के लिए। अब जैसे स्कूल बुक्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा एनसीईआरटी की बुक करा देते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स करते हैं, उसके बाद टीचर बोलती नहीं एनसीईआरटी के अलावा आपको दूसरे बुक्स का लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, या फिर वो उसी किताब से पढ़ाएंगे। तो बच्चे एनसीईआरटी के बुक खरीद भी लेते हैं, तो बाकी दूसरे बुक्स खरीदने पड़ते हैं उनको, और वो बुक्स से कोई पढ़ाई होती नहीं है। तो प्रैक्टिकली तो ये आता है। और दूसरी, जहाँ तक आपने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल से, मैं भी कुछ स्कूल्स में विजिट भी मैंने किया, तो वहाँ जो बच्चे हैं वो स्कूल जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और उनके पास ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना मोबाइल है, ना कुछ नहीं है। अब आप बताइए कैसे वो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। उनसे पूछते हैं बच्चों से कि आप क्या करोगे, बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो 1 साल पूरा बच्चों का बर्बाद हो सकता है। इसको सरकार को इसके संज्ञान लेना चाहिए, और बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको प्रोवाइड करके, 10 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे, तो उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका, बहुत अच्छा आप कर रही हैं। जो कम से कम लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं उनके बच्चों के लिए लड़ रही हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन राजीव जी को भी शुभकामनाएं हैं। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है कि अगर आपने किसी 3000 बच्चों के आपने जो ट्यूशन फीस और सब वसूल लिया गया था उसको आपने वापस करवाया। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में राजीव जी ये करवा देंगे कि प्राइवेट पब्लिकेशन और प्राइवेट, अरे आप खुद अपने एक टेलर बिठाइए और 2 टेलर बिठा लीजिए, 4 टेलर बिठा लीजिए। आप लोग सिर्फ टाई के मामले में, कपड़े का आप रंग बदल नहीं सकते, आप अपना टाई और मोनो देने को लेकर के जिस तरह से अलग अलग एक शॉप में जाते हैं लोग, लाइन लगी रहती है। बाप और माँ सबसे कमजोर होते हैं दुनिया में, ये 2 प्राणी ऐसे हैं बच्चों के मामले में, सबसे अगर कोई कमजोर होता है तो बाप और माँ होते हैं। तो उसके लिए लाइन लगे रहते हैं, और उस मोनो और टाई के लिए वो जो 10 रुपए की चीज है वो 50 रुपए में खरीदते, इसको बंद करा दीजिए तो अपने आप बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और प्रीति जी आपका हमारे इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो पूरा विवाद कहीं न कहीं राज्य सरकार की प्रशासनिक नाकामी को दिखाता है, चाहे 15 साल राज करने वाली बीजेपी की सरकार हो या वर्तमान में कांग्रेस की सरकार। विवाद के बीच फलने फूलने वाले निजी स्कूलों ने राज्य में ट्यूशन फीस परिभाषित और सुनिश्चित नहीं होने का भरपूर फायदा उठाया, और पूरी फीस को ट्यूशन फीस बताकर पालकों को नोटिस भेजा जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि शासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 इस विवाद को खत्म करने में कामयाब होता है या नहीं।